A very good evening and a namaskar to all of you. Welcome to another episode of Weekly Commodity Life. Or ये हफ्ता we have some exciting and very volatile commodity markets ahead of us because over the weekend जो US का ratings downgrade हुआ है from Moody's, that has created a situation जहाँ पे volatility can be back. And we have already seen last कुछ घंटे का trading में that dollar index has has depreciated a bit. Gold has recovered. Silver has recovered. Commodities in the base metal pack is mixed. Zinc is flat. Copper is slightly higher. Aluminum is down. Oil prices are coming off, but largely unchanged. Natural gas prices में काफी big sell off है. So let's understand what's in store for us and what are the important triggers जो ये हफ्ता will can play out in the markets. So let's first jump right onto the charts. The first up, the gold market, and that is looking quite exciting because आप अगर ये चार्ट देखोगे जो ओवरऑल एक ट्रेंड है फ्रॉम 2025 मींस दिस ईयर फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स इट हैज बीन हगिंग दिस ट्रेंड लाइन जो ये ट्रेंड लाइन है अपवर्ड ट्रेंड है एंड इट हैज बीन ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन ओवर दिस ट्रेंड लाइन और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सीएफटीसी का रिपोर्ट आया है ओवर द वीकेंड मतलब जो स्पेकुलेटर्स का पोजीशनिंग है इन द यूएस एक्सचेंजेस दैट क्लियरली शोज दैट गोल्ड में जो एक एक्सेसिव पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ था मतलब एक रिकॉर्ड लॉन्ग स्पेकुलेटिव लॉन्ग्स मार्केट में था वो काफी हद तक लिक्विडेट हो चुका है जिसके कारण वी हैव अ सिचुएशन वेयर द मार्केट इज लुकिंग वेरी हेल्दी मतलब हम लोग जिसको बोलते हैं एक हेल्दी करेक्शन गोल्ड में हो चुका है एंड गोल्ड में दिस फॉल हैज बीन if we measure the fall dollar terms में it from top to bottom it has been almost 11% और 2023 से what we have seen is 2023 मिड से कि जो प्राइस करेक्शन हुआ है इन डॉलर टर्म्स इन गोल्ड स्पॉट इट हैज बीन एनीवेयर बिटवीन 8 to 12%. मतलब ये जो करंट डिक्लाइन है दैट फिट्स राइट इनटू दैट मतलब क्लोज टू द द मैक्सिमम लेवल्स ऑफ करेक्शन जो हम लोग देखे हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट डैमेज्ड इनफैक्ट इट केम राइट ओवर देयर एंड बाउंस एंड यहाँ पे जिस दिन था मतलब दैट्स ऑन let's say 15th of May we had issued a chart update कि it is now close to its very important support levels oscillators जो थे वो oversold है और यहाँ पे फ्रेश शॉट्स आर नॉट एडवाइजेबल जो पोजिशनल ट्रेडर्स है जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है टू एक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिंस देन गोल्ड हैज बीन ऑसिलेटिंग बट ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग अपवर्ड्स नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैक्रो बैकड्रॉप अभी ये हफ्ता व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स टू वॉच let me take you to those important data points. This is an important data point which we have to watch. यहाँ पे ये हफ्ता द फ्लैश पीएमआईज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट जो यूरोप से आने वाला है बेसिकली ये दर्शाता है ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर है वहां पे क्या सिचुएशन है सो यूरोजोन से ये रिलीज होगा जर्मनी फ्रांस विल बी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू वॉच एट द सेम टाइम जो ओवरऑल यूरोजोन से है जर्मन से आईएफओ है दैट्स अगेन अ बिजनेस सेंटिमेंट इंडिकेटर्स ये कोइंसिडेंट और लीडिंग इंडिकेटर्स है मतलब जो आने इकोनॉमिक का ओवरऑल कंडीशन है उसके बारे में इट गिव्स अस सम अर्ली हिंट्स और अर्ली वार्निंग्स राइट तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये यूरो डॉलर के ऊपर इंपैक्ट लाएगा और यूरो डॉलर का इंपैक्ट मतलब डॉलर इंडेक्स में उसका इंपैक्ट इज गोइंग टू बी क्वाइट हैवी क्योंकि डॉलर इंडेक्स का करीब करीब 58% वेटेज कम्स फ्रॉम यूरो डॉलर और लास्ट जो कुछ महीनों से जो अगर हम लोग प्राइस एक्शन को
देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड दोनों में एक नेगेटिव कोरिलेशन जो एक ट्रेडिशनल नेचर है दैट इज बैक एंड बिकॉज ऑफ विच डॉलर इंडेक्स जितना यहाँ से वीकेंड करेगा दैट इज गुड न्यूज फॉर द गोल्ड मार्केट सो इसके लिए दिस डेटा फ्रॉम यूरोजोन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इसके अलावा यूएस से कुछ खास डेटा है नहीं वी हैव द होम सेल्स पर ठीक है दैट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी earth shaking and we have a few flash PMIs from US ये भी important रहेगा so basically flash PMIs जो है that will be something to watch वो Thursday से it will start and it will be an important thing to watch now let's get back to the charts तो ये अभी सेटअप करंटली ये है आपका गोल्ड में इंटरनेशनली इन स्पॉट टर्म्स कि कंसोलिडेशन और बाउंस बैक तो एक करीब करीब एक कंजेशन फॉर्म हो रहा है आप इसको बोल सकते हो काइंड ऑफ एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो फॉर्म हो रहा है इन गोल्ड एंड दिस इज ओवरऑल आज सुबह भी द नोट विच वी हैड सेंट इन द मॉर्निंग सेइंग दैट इट इज बुलिश एंड सिंस देन गोल्ड प्राइसेस में एक रैली छोटा सा इंट्राडे आ चुका है तो 3255 ये जो जोन है 3255 इसके ऊपर ये ट्रेड करता है or we expect it to trade. So once it trades above 32.55, I think next stop can be if we do a simple retracement take. एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉसेस हो सकता है 32.55 के बाद द नेक्स्ट लेवल कैन बी 33.17 मतलब 33.20 के आसपास एंड देन विल बी अराउंड दिस ट्रेंड लाइन 33.93 ऑलमोस्ट 3400 तो ये एक सबसे बड़ा चीज अगर मैं समराइज करूं कि जो मैसिव लॉन्ग पोजीशनिंग था अर्ली अप्रैल में दैट इज नाउ गॉन एंड दिस करेक्शन हैज टेकन केयर ऑफ दैट एक महीने का एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है इन गोल्ड एंड इट्स गुड न्यूज दैट द ओवरऑल जो थीम है सेक्युलर थीम है वो अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि हम लोग लास्ट नवंबर से जब से यूएस इलेक्शन हुआ है वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग अ फ्यू थिंग्स उसमें कोई चेंज नहीं है नाउ द others in the market is coming to that kind of analysis that de-dollarization और de-globalization यही दो मेजर थीम है इन द वर्ल्ड बिकॉज जो ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है दैट इज बॉर्न आउट ऑफ द नेसेसिटी जो अमेरिका में अभी है क्योंकि एक रिजर्व करेंसी चलाने के लिए एक कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस हर वक्त किया जाता है तो 1971 में जब यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड से एग्जिट किया और एक करेंसी एक पेपर करेंसी सिस्टम को का जन्म दिया मतलब 1971 अगस्त के बाद ग्लोबली द करेंसी ट्रेडिंग वाज बॉर्न सो तब से नो करेंसी इज लिंक्ड विथ एनीथिंग एनी कमोडिटी बी इट गोल्ड और एनीथिंग मतलब इट इज नाउ हाउ मच ऑफ करेंसी दैट यू कैन प्रिंट इज नाउ अप टू द सेंट्रल बैंक तो जो करेंसी वैल्यू एक एंकर था विद गोल्ड टिल 1971 अगस्त वो चला गया था उसके कारण यूएस का जो रिजर्व करेंसी स्टेटस था उसके साथ उसको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया दैट ही कैन लिटरली मतलब उसका जो मॉनेटरी अथॉरिटी है एंड द फाइनेंशियल प्लेयर्स है दे कैन लिटरली एक्सपैंड मनी सप्लाई विदाउट मच रेस्ट्रिक्शन सो दे कैन लिटरली प्रिंट प्रॉस्पेरिटी बोल लीजिए आप या परचेसिंग पावर बोल लीजिए वेयर अदर कंट्रीज हैड टू अर्न the prosperity. America could print prosperity. And with that free printing of dollars, they could provide capital to enterprises at ultra low rates for decades. मतलब वहां पे then it you have an insane advantage in the market if you can print if you can provide capital at those rates for such a long period of time. You can acquire any kind of a factor of production at any rate because you can print prosperity तो ये एक जो exorbitant privilege था because of the reserve currency status of the US dollar, where every country had to acquire dollars to do some transaction in the world. तो ये this is now undergoing a shift क्योंकि इसमें सबसे बड़ा benefit सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जो था वो था कि यूएस को अपना जो डेट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करवाना था बिकॉज व्हेन यू क्रिएट पेपर मनी यू नीड
because paper money is basically somebody's obligation. So money supply जो increase होता है in a fiat currency or paper currency world, वहां पे it is always on the back of somebody's obligation. मतलब debt को भी साथ साथ increase होना पड़ता है, whether it is government, consumers, banks, financial institutions, whoever it is, but it has to increase. तो यहाँ पे दो बैलेंस शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसमें इसको एक समराइज करो, वी हैव कवर्ड दीज एस्पेक्ट्स क्वाइट अ फ्यू टाइम्स सिंस लास्ट नवंबर, बस फॉर दोज पीपल, क्योंकि ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली दो बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कंज्यूमर बैलेंस शीट, दूसरा है गवर्नमेंट का बैलेंस शीट. कंज्यूमर बैलेंस शीट का जो डेट का कैपेसिटी था, दैट रीच्ड इट्स पीक अराउंड 2008. सिंस देन उसका एबिलिटी टू produce that kind of debt and expand money supply has come down significantly. Government took that role. जो 60% debt to GDP था US government का, now it's close to 110 plus. So naturally वहां पे भी अभी बात चल रहा है. Now we have seen the Moody's downgrade जहां पे 36 to 38 trillion dollars का debt है US government का. This is not accounting for the unfunded obligations जो US में है. और $2 ट्रिलियन का सालाना, $2+ ट्रिलियन का सालाना एक एक्स्ट्रा डेट इशुएंस इज हैपनिंग. दे हैव मैसिव अमाउंट ऑफ डेट ऑफ 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसका इशुएंस शॉर्ट टर्म में, मतलब उसको रोल ओवर करना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम, बिकॉज यूएस इज नाउ परसुइंग अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, तो naturally, which I said is born out of this cost benefit analysis, जहाँ पे now costs are overweighing the benefits, क्योंकि you are now not able to expand debt or money supply like that. So naturally, you have to come out of the reserve currency status, which means you will become much more inward looking in terms of labor, capital, goods and services. इसलिए it's quite natural to see US become looking inward in every aspect. मतलब वो एक रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी बन रहा है, और आने वाले दिनों में वील सी फार मोर इनवर्ड लुकिंग यूएस इकोनॉमी, जिसके कारण द यूएस सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन इज रिवर्सिंग एंड इज गोइंग टू रिवर्स रैपिडली. यूएस चाइना का जो ट्रेड रिलेशनशिप है बेस्ड ऑन दिस डॉलराइजेशन इज नाउ reversing, and it will accelerate in the coming days. That's inevitable if you just understand how the process works. So it is natural कि ये reversal is inevitable, and all this thing will have a significant impact on the US economy and the Chinese economy, because you are reversing a 55-year-old economic model. So it has implications for the countries who benefited out of it, like US and China. So ये situation में what we are seeing is that because America is not the destination, very interestingly, you are seeing that जो BRICS plus countries है, उनका जो demand, एक natural demand आता था in the US debt, that is evaporating, and because of which, if you look at, this is the 30-year yield and see what is happening here. Just see this chart. This is a very interesting chart. Here, US government का 30-year yield, it was in a secular decline, or 2022 से a structural shift happened, right? And that structural shift, we know, we understand what is happening, because मैंने just explained किया आपको, and we have been talking about it, that de-dollarization, de-globalization, and at the end of the US dollar as a global reserve currency, which we expect it to play out over this decade, over the next 5 to 6 years. तो ये situation में it is natural जो US को, जो ग्लोबल सेविंग्स का डेस्टिनेशन माना जाता था, एक बोला जाता था ग्लोबल सेविंग्स ग्लट, जो यूएस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन यूएस dollars, it was artificially compressed, which I said at the start, कि you are able to print prosperity, you are able to give capital at dirt cheap rates, which other countries cannot. So naturally, your companies have a undue advantage in the market. So that regime has undergone a structural shift, क्योंकि BRICS plus countries are staying away from bidding, including Japan, from bidding in a big way in the US Treasury market. So naturally, abhi who are the buyers of US Treasury? UK, the own pension funds in America, and there are some reports that over the last week Fed may have bought. मतलब the US financial system and US
इकोनॉमी जो एक मॉनेटरी एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक रीसेट के थ्रू जा रहा है और इट्स गोइंग टू एक्सेलरेट इन द कमिंग मंथ्स। तो ये सिचुएशन में व्हेन यू हैव अ सिचुएशन व्हेन द डॉलर द रिजर्व करेंसी is going through a flux and which will accelerate, which will intensify, naturally जो डॉलर का एंटी है वो है गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द रिजर्व करेंसी सिंस thousands and thousands of years, बिकॉज ये एक ऐसा करेंसी है, एक ऐसा मनी है which cannot be printed by any individual or any institution or any central bank or government. So it doesn't have a credit risk, political risk, monetary risk और counterparty risk. तो जिसके कारण नेचुरली जब डॉलर में जो रिजर्व करेंसी उसमें एक फ्लक्स है, द सेंट्रल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स आर फ्लॉकिंग टू गोल्ड। इसके लिए लास्ट 5-6 साल में वी हैव सीन अ रैपिड accumulation of gold and that continues because रीसेट होना है तो नेचुरली एक एंकर बनना पड़ेगा इन द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, और वो एंकर शायद गोल्ड के अराउंड ही होगा। सो अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन व्हाट फॉर्म विल बी बैक वो देखना पड़ेगा, बट इतना है द डॉलर इन द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस इज गोइंग टू बिकम लाइक अ नॉर्मल करेंसी। सी डी डॉलराइजेशन इज नॉट द एंड ऑफ द यूएस डॉलर, इट इज द यूएस डॉलर एक नॉर्मल करेंसी बनेगा और उसका रैमिफिकेशंस यूएस इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी पे काफी ज्यादा है। तो that's what we are seeing, and because of which gold is in a structural uptrend. So this is the secular theme of gold. Just मैं एक बार वो touch upon कर दिया because it's very important to understand in the whole price action up and down why structurally gold is in a bull run. Why are central banks and institutions buying gold in the physical market? तो अभी अगर मैं technical situation को देखूं तो it is clear that 3255 3260 एक important level है to watch. Once this goes above it, it can rise towards 3320, possibly 3370 and 3400. अगर मैं MCX के हिसाब से देखूं तो the resistance comes around 94,100, 94,100 के ऊपर सस्टेन किया तो we can see a rally towards 95,800, मतलब ऑलमोस्ट 96,000। ओवरऑल इट्स स्टिल इन अप ट्रेंड जब तक ये 90, ये पर्टिकुलर यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, एक अच्छा कंसोलिडेशन है, मतलब आप बोल सकते हो कि 91,000 के ऊपर जब तक गोल्ड है तब तक द स्ट्रक्चरल स्टोरी ऑफ दिस ईयर टेक्निकली एटलीस्ट प्राइस एक्शन वाइज इज इंटैक्ट। सो नाउ कमिंग टू सिल्वर, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट इन सिल्वर, क्योंकि लास्ट I would say after this first 3 weeks का rally in April, silver prices has gone sideways. मतलब almost एक महीने से silver is consolidating. We are still viewing this as a consolidation. मतलब एक uptrend हुआ है, sideways जा रहा है market, it's a pause, and again the uptrend will resume. So जब तक ये 3170 3170 3180 का जो जोन है ऑन द डाउन साइड इन डॉलर टर्म्स, जब तक वो ब्रीच नहीं हो रहा है फॉर अ पोजिशनल ट्रेडर, नॉट इंट्राडे, पोजिशनल जो ट्रेडर है उनके लिए डिप्स आर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड में $33 25 30 के आसपास इज द रेजिस्टेंस, बट इवेंचुअली वी एक्सपेक्ट दिस रेजिस्टेंस टू ब्रेक एंड पॉसिबली हेड टुवर्ड्स दिस हाई विच इज अराउंड 3450 or even $35। अगर मैं उसी को ही if I want to see in MCX terms, MCX में the overall range is 93,500 on the downside and अभी फिलहाल close to 98,000, 97,600, 98,000 के आसपास। So buy on dips is the trade, क्योंकि यहाँ पे it is better to wait for a pullback to buy silver, क्योंकि सिल्वर में आप अगर प्राइस एक्शन को देखोगे तो if you try to chase the price, it is a high chance that you will get your stop hit. इसके लिए बेटर होगा कि wait for a sharp intraday pullback जब तक ये structure is intact and then buy. तो 93,500 is an important level to keep in mind as a positional support zone. कि उसके नीचे अगर ट्रेड हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, then you have to exit your positional longs. Otherwise, the view is intact. It is upward 97,600, 98,000 के आसपास इवेंचुअली जा सकता है, एंड इवन बियॉन्ड दैट टुवर्ड्स 1 लाख। नाउ कमिंग टू द गोल्ड सिल्वर का रेशियो, इफ यू सी, ये जनरली गोल्ड सिल्वर रेशियो 97
90 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, मतलब गोल्ड इज फाइंडिंग दैट आउट परफॉर्मेंस क्लोज टू दैट लेवल, 98 लेवल्स। अगर ये टूटता है तो इट विल बी interesting thing, because then silver can outperform. And not just that, intermarket के हिसाब से suddenly you might see risk on mood in the equity market, because ये generally देखा गया है, जब gold tends to outperform silver consistently, it happens because the risk appetite जो है in financial market, that is coming down. तो ये एक इंटर मार्केट सिग्नल भी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो, आप कमोडिटी ट्रेड करो ना करो, आप इक्विटी भी ट्रेड करो, कोई अदर मार्केट ट्रेड करो, if you want to understand what is the risk sentiment in the market, तो gold silver ratio structurally is important to watch. और ये ratio clients also trade, traders in the market also trade, that this kind of a ratio is basically a relative trade, is done. It's either buy gold, sell silver, or buy silver and sell gold. Now coming to crude oil, देखिए जो जो क्रूड का इवेंट अभी जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो ऐसा है कि जो सप्लाई जो आउटलुक है, दैट इज स्टिल, दिस पर्टिकुलर मार्केट इज वेल सप्लाई, मतलब सप्लाई में कोई कंसर्न है नहीं। तो व्हाट इज सपोर्टिव आर अ फ्यू फैक्टर्स। वन, जो डिमांड है इन द मार्केट फ्रॉम एशियन बायर्स इंक्लूडिंग इंडिया हैज बीन वेरी स्ट्रांग। मतलब एक तरफ से रीस्टॉकिंग जो हो रहा है, मतलब दीज एशियन कंट्रीज आर बिल्डिंग अप द इन्वेंट्री ऑफ क्रूड एट लोअर प्राइसेस, तो इसलिए एशियन डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। सेकंड है कि जो स्पेकुलेटिव पोजीशनिंग है, मतलब सीएफटीसी रिपोर्ट्स से पता चलता है, उसमें देर इज मैसिव अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स इन द मार्केट, राइट। सो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है, क्योंकि इसका मतलब इज एवरीबडी इज शॉर्ट ऑलमोस्ट, देन नेचुरली काफी हद तक बेरिश न्यूज हैज बीन ये डिस्काउंटेड। नेचुरली जब डिप आता है, देयर इज अ टेंडेंसी इन द मार्केट टू शॉर्ट कवर, तो वो एक फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर ये है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी, यूएस यूएस ईरान इजराइल का जो सिचुएशन है, दैट इज स्टिल फ्लूइड, तो वी हैव टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। एंड सेकेंडली, जो रशिया और यूक्रेन का जो पीस टॉक्स है, पीस डील है, वो स्टिल इज इल्यूसिव, मतलब अभी तक उसमें कोई फाइनलिटी नहीं हुआ है, तो वो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क प्रीमिया है वो भी है इन द मार्केट। बट कोई भी फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं है, मतलब कोई भी फैक्टर अपने बलबूते पे एक ट्रेंड बना नहीं सकता अप या डाउन, तो दिस मार्केट इज वेटिंग फॉर अ ट्रिगर। तो ये सिचुएशन में ये ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आइडियल मार्केट बन जाता है, स्पेशली हु आर डूइंग स्ट्रैटेजीज जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो अभी फिलहाल के लिए जो ब्रॉडली रेंज है, जैसे आप, अगर मैं इसको डेली चार्ट करूं तो इंटरेस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल मतलब कि जो पहले सपोर्ट हाँ होता था, वो अभी रेजिस्टेंस है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 5600 के आसपास ये पहले सपोर्ट हाँ होता था, अप्रैल में ये सपोर्ट को तोड़ के द मार्केट फेल ऑल द वे टू 4700। फिर वहां से जो रिबाउंड आया 5600 के आसपास जाके, फिर वहां से रिवर्स किया। ये एक पर्टिकुलर टेक्निकल फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में आप रख सकते हो, नॉट जस्ट इन कमोडिटीज, अक्रॉस मेजर मार्केट्स की रोल रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स। मतलब जो प्रीवियस प्रॉपर सपोर्ट है और जो होल्ड किया है, फिर वो ब्रेक होता है, फिर वापस वहां पे जब आता है मार्केट, यू माइट गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप एंड विद अ लार्ज टारगेट। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि जो पहले एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया प्राइस और वापस वहां पे आया, दैट इज हाईली लाइकली दैट वो जगह विल एक्ट एज नाउ अ सपोर्ट अगेन। यू विद अ स्मॉल स्टॉप यू कैन टेक अ लार्जर प्राइस टारगेट का ट्रेड। सो रोल रिवर्सल जो होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, और इस ये एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप जो आप कर सकते हो इन एनी टाइम फ्रेम, बट जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा, उतना ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो रोल रिवर्सल है उसका इंपॉर्टेंस होता है। सो कीप दिस इन माइंड, द रोल रिवर्सल इसको बोला जाता है। तो फिलहाल के लिए जो रेंज है वो है 5100, 51, 5140 ऑन द डाउन साइड,
और ऊपर में 5500 5550, तो जो शॉर्ट स्ट्रैंगल है वो किया जा सकता है, बट विथ प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, सो कीप दैट इन माइंड। सो वी एक्सपेक्ट क्रूड टू बी रेंज्ड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल गैस में क्या हो रहा है। नेचुरल गैस में भी काफी इंटरेस्टिंगली अगेन वी हैड अ रोल रिवर्सल। सी हाउ ब्यूटिफुल। मतलब हम लोग इसको वॉच कर रहे थे जब यहाँ पे ये था, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर्स, ये जो था हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेक डाउन पॉइंट था, तो नेक लाइन था, तो नेचुरली वो सपोर्ट था, उसको तोड़ा। एंड वी सॉ वेरी, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चीज ये एज अ फिल्टर यू कैन सी कि अगर कोई मेजर सपोर्ट है, अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो टूटता है, तो फिर उसके बाद प्राइस एक्शन क्या है, बिकॉज दैट इज एसेंशियल। अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, तो प्राइस एक्शन उसके बाद वायलेंट होना चाहिए। मतलब लॉट ऑफ पीपल शुड जंप इन दैट डायरेक्शन। अगर वैसा है जैसे यहां पे हुआ शार्प फॉल ऑन द डाउन, अगर वैसा है, देन इट मींस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड रोल रिवर्सल के लिए फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो नाउ सी हाउ व्हेन इट वेंट बैक, इट टुक रेजिस्टेंस एट दैट लेवल, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड करने का, एंड सिंस देन इट हैज कम डाउन वेरी वेरी शार्पली। इनफैक्ट ये जो फॉल है इन द सेकंड लेग, इट इज फास्टर than the first leg. और सपोर्ट अभी फिलहाल, दिस इज नॉट अ रोल रिवर्सल पॉइंट, दिस इज अ सपोर्ट, जेन्युइन सपोर्ट, 250 255 ऐसे इसके आसपास, दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट। एंड इंटरेस्टिंगली सी दिस रोल रिवर्सल अगेन, रोल रिवर्सल इज एवरीवेयर। ये पहले रेजिस्टेंस था, ये टूटने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, टेस्ट किया, बिग अप मूव। नाउ अगेन इट हैज, इतना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कि इसको वापस आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर इट हैज ऑब्जर्व दैट एज अ सपोर्ट। मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल है। सो 250 जब ये मार्केट तोड़ेगा, द मूव डाउन, द मूव ऑन द डाउन साइड कैन बी इवन मोर फास्टर। हो सकता है ये वापस 190 भी आ जाए। तो इसके लिए फिलहाल के लिए द ट्रेंड इज डाउन, बट 250 के आसपास बी केयरफुल हाउ इट इज, बिकॉज दैट्स अ मेजर सपोर्ट। इफ दैट ब्रेक्स, देन इट कैन हेड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ इवन 190। देखिए 240 एक बार आया था, बट इट बाउंस बैक, सो 250 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। वॉच व्हाट हैपेंस देयर। ट्रेंड इज डाउन, सपोर्ट वो है, वो टूटता है, 190 तक भी नेचुरल गैस जा सकता है। फंडामेंटली गैस का ये लीन सीजन है, क्योंकि समर सीजन है, यूरोप से काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड है फ्रॉम यूएस, क्योंकि हम लोग यूएस का नेचुरल गैस को ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है, बट प्रोडक्शन इतना तगड़ा है कि वो डिमांड को भी ओवरवेलम कर रहा है, स्टोरेजेस आर बिल्डिंग अप। तो इसके कारण नेचुरल गैस में एक फॉल है। और नेचुरल गैस ऐसा कमोडिटी है, जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड में ये चलता है, तो वही ट्रेंड में चलते जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट कैन गेट ओवरसोल्ड और एक्सट्रीमली ओवरबॉट। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। यहाँ पे ऑप्शन मार्केट इज वेरी लिक्विड, you can express your view through options. Let's come to the base metals. Copper is looking nice because जो ओवरऑल है इसमें आपका नाइस अप ट्रेंड। तो एक नाइस स्लोपिंग, नॉट टू स्टीप, नॉट टू फ्लैट, एक ऑलमोस्ट 45 डिग्री, मे बी अराउंड 40 डिग्री काइंड ऑफ स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। सो अभी भी अप ट्रेंड है। तो जब तक ये 844 का लेवल के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है ऑन द डाउन साइड, और फॉर ओवरऑल आई वुड से 840, बट ठीक है, 844 को वी कैन कंसिडर एज द लेवल। 844 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं हो रहा है, एनी पुल बैक इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपसाइड में 871 इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस, 871 872। उसके ऊपर इफ इट सस्टेन्स, देन इट कैन हेड टुवर्ड्स levels of even 893 895। सो अभी के लिए अप ट्रेंड 844 के ऊपर जब तक है, 871 72 ऑन द अपसाइड। लेट्स लुक एट जिंक। जिंक में एक्चुअली इट्स again, you can say it's a roll reversal point, but let's see how zinc does.
सो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर आया, वहां पे सपोर्ट ले रहा है, बट we are not yet seeing a very explosive kind of a reaction in zinc. और जिंक और एल्यूमिनियम ऐसा कमोडिटी है जहां पे कभी कभार आपको इंट्राडे कोई बड़ा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें जनरली एक पोजिशनली होल्ड करना पड़ता है। और इसके कारण इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले जिंक, इसमें एक बार लेट्स डू अ वेट एंड वॉच एंड सी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट हैव अ व्यू ऑन जिंक, विल सी, क्योंकि ये 255 254 ये जो जोन है इन जिंक, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है तो देन वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 251 के नीचे, बट वी विल सी एट दिस पॉइंट कि 254 55 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर अगर ले रहा है तो 251 के नीचे स्टॉप लॉस देके पोजिशनली आप खेल सकते हो ऑन द अपसाइड। रेजिस्टेंस आएगा 262 और फिर आएगा आपका 265, मतलब ये और ये। लेट्स कम टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम is looking interesting. सो ये है एल्यूमिनियम का चार्ट। ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड है वो होल्ड कर रहा है। वी गॉट अ नाइस बाउंस। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था टू टू गो लॉन्ग 230 या 229 के आसपास, बट करेंटली यू कैन से इट्स अ रोल रिवर्सल पॉइंट, बट ठीक है, विल वॉच लाइक जिंक, विल वॉच। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक इज वेरी पोजिशनल प्लेस, मतलब ये इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल है। जो यूएस चाइना ट्रेड सीज फायर था उसके कारण एल्यूमिनियम में एक बाउंस आया था, जिंक में भी, क्योंकि जो बोइंग का डिलीवरीज के ऊपर कंसर्न आ गया था फ्रॉम चाइना, दे हैव स्टार्टेड टू टेक दोज डिलीवरीज। और जो एयरक्राफ्ट सेक्टर है उससे एल्यूमिनियम का काफी हद तक कनेक्शन है, और जो जिंक है वो कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए वी हैड सीन अ जंप, वील सी हाउ दैट प्लेज आउट। एट दिस पॉइंट इन टाइम एल्यूमिनियम जिंक वेट एंड वॉच, इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच अगर इसमें करना है तो। फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एल्यूमिनियम में, जहां पे अभी ये है 236 235। अगर कल भी यहां से बाउंस हो रहा है तो फिर वी कैन लुक एट एट गोइंग लॉन्ग। स्टॉप लॉस आपका होगा 232 के नीचे। ऑन द अपसाइड 245, अगर ऊपर गया तो 250। तो दिस इज द करंट सिचुएशन इन बुलियन में, नेचुरल गैस, क्रूड में, मतलब एनर्जी में, और बेस मेटल्स में। तो ये हफ्ता कोई खास मेजर इकोनॉमिक डेटा है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फ्लैश पीएमआईज, बट वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट लाता है फ्रॉम द डॉलर इंडेक्स। तो लार्जली इट विल बी ड्रिवन by what's happening with the equity market and dollar index. So keep an eye and have a fantastic trading week ahead. With this, I'm concluding. See you next Monday, same time.